जय हिंद साथियों, मेरा नाम मणिराज है और आज हमारे साथ है सावर ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में 3rd रैंक हासिल की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। कॉन्ग्रेचुलेसन सावर आपको इसके लिए। और साथियों, सावर की अभी जो पोस्टिंग है वो कोटड़ा गवर्नमेंट कॉलेज कोटड़ा में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस वीडियो में सांवर आज हमारे साथ अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर करेंगे कि इन्होंने नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कौन सी बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो की, और इसके अलावा भी जो जनरल टिप्स ये देना चाहेंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से लेके वो सभी हमारे साथ ये शेयर करेंगे। तो सांवर, आपने 2016 में बीएससी की थी, ठीक है, और उसके बाद आपने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। हम सब लोग जिन्होंने भी सब्जेक्ट चेंज किया था उनमें से एक आप भी थे, और कुछ हिस्ट्री में गए, कुछ इकोनॉमिक्स में गए, आपने पब्लिक एड चूज़ किया था। तो क्या रीज़न था आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया? बीएससी के बाद मेरा ये था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो उस हिसाब से उस समय मुझे सब्जेक्ट जो बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, मैंने हिस्ट्री की पढ़ी उस समय, क्योंकि सर ने बोला पहले यही कि तुमको आगे सब्जेक्ट चूज़ करना है। वो पहले 11th और 12th की जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ के देखो कि तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ है। तो मैंने उस समय हिस्ट्री की भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स की भी पढ़ी और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी। तो मुझे उस समय, और फिर मैंने जो बेसिक बुक्स है बीए के अंदर, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नहीं चलता है, पर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इनके रोल मैंने दूसरी जगह पढ़ रखे थे, तो वो मैंने बीए की जो फर्स्ट ईयर की वो बुक्स पढ़ी, तो मुझे कुछ ज़्यादा अपीलिंग सब्जेक्ट लगा। और जो सिविल सर्विसेज का बहुत सारा सिलेबस है उसमें कवर होता है, और इसके बाद मैंने उससे ये कंसल्ट किया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर हमारे डिस्कशन चले और उस हिसाब से मैंने ये सब्जेक्ट लिया, और इसी में मैंने आगे एमए करने की सोची, क्योंकि उससे मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। सर, आपने 2018 में एमए किया था, आपका एमए कंप्लीट हुआ था। उसके बाद आपने नेट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन आपका नेट क्लियर नहीं हुआ था। फिर आपने 2019 में दोबारा नेट दिया और आपने जेआरएफ क्लियर किया। तो क्या रीज़न था? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो स्टार्ट में आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आप बीएससी से गए थे, तो आपको इनिशियल गाइडेंस आपने कहाँ से मिली कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप नए थे अपने सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ था और पहले मेरी ग्रेजुएशन पूरी साइंस स्ट्रीम में थी, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं थी एकदम। तो उस समय क्योंकि हम मिश्रा सर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एमएलए गवर्नमेंट कॉलेज में, उनसे परिचित हो चुके थे, तो रेगुलर हमारे डिस्कशंस होते थे और उनकी क्लासेस अटेंड करते थे। जिससे स्टार्टिंग में थोड़ा हर्डल महसूस हुआ, पर धीरे धीरे उनके जो पढ़ाने का तरीका है और जो उनसे जो गाइडेंस मिली कि ये पढ़ना और ये छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमको नहीं पढ़नी होती है। स्टार्टिंग में अगर हम पढ़ लेते हैं तो उससे क्या है कि एक डर बैठ जाता है सब्जेक्ट के प्रति। तो वो चीज़ मैंने की, तो धीरे धीरे गाइडेंस मिलती गई और मैं भी उस सब्जेक्ट में मेहनत करता गया। तो जैसे मैंने प्रीवियस में नेट दिया, तो उस समय मेरी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी। उसके बाद मेरी क्या कमियां थी वो मुझे पता चल गई थी, और हमने दोस्तों के साथ में भी जो मेरे सब्जेक्ट के और थे उनसे बात की, और उसके बाद फुल प्रिपरेशन के साथ मैंने जून 2019 वाला नेट दिया और उसमें मेरा जेआरएफ हो गया। और उसके बाद साथियों, सावन की जो पोस्ट ऑफिस है उसमें बीपीएम की जॉब लग गई थी। तो जुलाई 2019 में जुलाई 2019 में सावर ने बीपीएम की जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद इन्होंने जॉब करते हुए ही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की तैयारी की और राजस्थान में 3rd रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। तो सांवर, आप जो हमारे साथी हैं उनको बताइए कि आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसका जो पेपर 1 और पेपर 2 हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो 3 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड अपने सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, पेपर थर्ड होता है राजस्थान जीके का। तो पेपर फर्स्ट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मैं क्योंकि 10 यूनिट में डिवाइडेड है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी और जो बेनिफिशियल है। तो जो बेसिक प्रीमाइसेस, थ्योरीज एंड अप्रोचेज है, और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये चारों मैंने शर्मा सदाना की एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो वो बुक इसका बहुत सारा पार्ट कवर करती है, तो मैंने वो पढ़ी। और बाकी जो हम शुरू करना चाहें इन यूनिट को,
वो हम अवस्थी एंड माहेश्वरी से कर सकते हैं, और कुछ एक कंसेप्ट हम मोहित भट्टाचार्य की बुक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो हम उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन सावर, जैसे आपने 3 बुक्स बताई इनके लिए, तो कोई जो स्टूडेंट है वो नया अब स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि किससे स्टार्ट करें, तो इन तीनों में से आप कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके और उसके बाद बाकी 2 पढ़ सके? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अवस्थी एंड माहेश्वरी की जो बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे शुरू करें, क्योंकि उसमें इंडिया स्पेसिफिक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम उसको सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं और सब्जेक्ट हमको रोचक लग सके, इसलिए हमको शुरू में अवस्थी एंड माहेश्वरी से शुरू करना चाहिए। फिर हमें शर्मा सदाना पे जाना चाहिए। फिर हमको लगता है कि कुछ कंसेप्ट छूट गए हैं तो हमको मोहित भट्टाचार्य से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोहित भट्टाचार्य थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है, इसलिए उसको बाद में पढ़े तो ठीक रहेगा। और जो नेक्स्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसेप्ट है, वो मैंने TN चतुर्वेदी की एक बुक आती है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पढ़ा कि उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, और बाकी ये दोनों यूनिट थोड़ी थोड़ी शर्मा सदाना और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो दूसरी मैंने बताई थी अवस्थी एंड माहेश्वरी, उनमें कवर हो जाते हैं, पर उनको हमको डिटेल से पढ़ना पड़ता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमको TN चतुर्वेदी की बुक पढ़नी चाहिए। और जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए SK महाजन की एक बुक आती है और बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं। हाँ, ये जो पेपर सेकंड अपना होगा, पेपर सेकंड में भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें ये कवर करती हैं। HR मैनेजमेंट वो शर्मा सदाना में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और HR मैनेजमेंट पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो सुरेंद्र कटारिया की है, उसमें भी बहुत सारा कवर हो जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये S चांद की एक बुक आती है जिसके ऑथर है विष्णु भगवान, मतलब 3 ऑथर है उसके, उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, इस प्रकार के जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट, वो इसमें अच्छे से डील कर रखे हैं। इसके अलावा जो पेपर 1 में ही एक पब्लिक पॉलिसी वाला और एक रिसर्च वाला सेक्शन भी आता है, उसके लिए सावर आपने कौन सी बुक्स यूज़ की थी? पब्लिक पॉलिसी मैंने RK सप्रू की एक बुक आती है पब्लिक पॉलिसी, वो पढ़ी थी, उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से दे रखे हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की इतना मैंने खास इसके लिए बुक किसी अलग बुक से प्रिपेयर नहीं किया मैंने। नेट के दौरान जो मैंने स्टडी की थी, बिल्कुल नेट के पेपर, हाँ, उसमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन आता है, वो सफिशिएंट है। मतलब उसके लिए आपने कौन सी बुक थी? उसमें KVS मदान की एक बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, तो उससे मैंने प्रिपरेशन की है। इसके अलावा सावर, ये तो हुई पेपर 1 की बात, अब हम बात करेंगे पेपर 2, तो पेपर 2 के बारे में भी कुछ बताइए, जो बुक्स आपने फॉलो की। पेपर 2 में ये भी 10 यूनिट में डिवाइडेड है, जो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए मैंने रमेश किरोड़ा की एक बुक आती है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस, उससे मैंने प्रिपरेशन की, और बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंसेप्ट को सलीके से समझा रखा है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसमें RK अरोड़ा में भी समझा रखा है, पर इसके लिए मैंने एक अलग बुक जो अशोक शर्मा सर की आती है, अशोक शर्मा सर, उनकी बुक से पढ़ा, क्योंकि उसमें डिटेल्स हैं और राजस्थान स्पेसिफिक है, क्योंकि ये राजस्थान की PSC का एग्ज़ाम है, तो राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी पूछे जाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से पूछे जाएंगे, और ये अपडेटेड भी है, तो मैंने अशोक शर्मा सर की बुक को प्रेफर किया। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सुरेंद्र कटारिया की बुक आती है, सुरेंद्र कटारिया जी की, वो बुक तो हिंदी में है पर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे उससे। और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सुरेंद्र कटारिया जी की बुक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने बताया था कि पेपर फर्स्ट में भी एक बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन SK महाजन की, तो उस बुक में बहुत सारा इसमें कवर हो जाता है, मतलब ओवरलैप सिलेबस। हाँ, ओवरलैप है सिलेबस। और शर्मा सदाना में भी इसमें एक चैप्टर है, क्योंकि ये कंसेप्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट में भी चलते हैं। पेपर सेकंड में क्या कि इंडिया स्पेसिफिक अपने बजट प्रिपरेशन और जो दूसरे हैं वो कंसेप्ट इसमें मिलेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग ये पब्लिक पॉलिसी में भी मिलता है, और जो फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक पढ़ी थी उसमें भी मिलता है शर्मा सदाना के अंदर। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ये RK अरोड़ा में मिल जाता है।
इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उसमें रमेश के अरोड़ा की जो बुक है उसमें अच्छे से कवर है और बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट को डील कर रखा है, तो मैंने वहीं से पढ़ा है। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन सुरेंद्र कटारिया जी की एक बुक आती है, वो हिंदी में है, बहुत अच्छे से उसमें कंसेप्ट डील कर रखे हैं। उसके बाद भी कोई कंसेप्ट छूट जाते हैं तो वो हम DR सचदेवा की जो एक बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। तो सांवर, ये तो हुई जो बुक्स की बात, जो आपने बुक्स फॉलो की थी। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस के लिए भी कुछ किया था या आपने केवल थ्योरी पढ़ के ही आप सीधा एग्जाम में अपीयर हुए थे? मैंने पहले तो थ्योरी पढ़ी और उस दरमियान मैं नेट के पेपर भी देखता रहता था, और जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो पहले आ रखे हैं RPSC ने पहले क्वेश्चन पूछ रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उनसे भी मैं सहायता लेता था, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है और कितना डीप हमें जाना है। हाँ। और जब ये नोटिफिकेशन आ गया था RPSC का, तो फिर मैंने थोड़े दिन थ्योरी पढ़ी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए। और इसमें मैंने लगभग 7 या 8 साल के नेट के क्वेश्चंस मैंने वो मॉक टेस्ट दिए, मैंने वो सॉल्व किए। और बाकी जो लक्ष्मीकांत के अंदर भी बहुत सारे पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो मैंने उनसे प्रैक्टिस की। सर, ये तो हुई जो बुक लिस्ट आपने फॉलो की पेपर 1 एंड पेपर 2 में। सर, आप अपना अगर रिटर्न का स्कोर साथियों को बताना चाहें सर तो बता सकते हैं। पेपर फर्स्ट में मेरे थे 58 मार्क्स, पेपर सेकंड में 60 मार्क्स थे और पेपर थर्ड में 28 मार्क्स थे। यानी आपके 146 रिटर्न का स्कोर था। हाँ। तो रिटर्न एग्ज़ाम जब आपने दिया उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की, उसके बारे में कुछ बताइए। जब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी थी तो उस समय 146 मार्क्स हो रहे थे, तो मुझे ऐसा थोड़ा लग गया था कि इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसके बाद जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है हमें से मिला और फिर प्रिपरेशन शुरू की। अपनी लोगों ने की है, आप ही लोगों ने इंटरव्यू लिए थे और वो बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि उस समय जो हमने लगभग 10 या 15 मॉक दिए थे, तो उसमें जो बोलने का तरीका है वो सुधरा था और किन क्वेश्चन को डील करना है वो सुधरा था। और इससे पहले सर ने बोल दिया था कि एक बार आप सिलेबस को वापस रिवाइज़ कर लो, तो सिलेबस को रिवाइज़ किया, फिर आपने जो मेरे इंटरव्यू लिए उससे मेरे कंसेप्ट और ठीक हुए। और कंसेप्ट आते तो हैं पर उनको डील कैसे करना है, सामने वाले को डिलीवर कैसे करना है, समझाना कैसे है, ये मैंने इंटरव्यू में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान सीखा। और टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी यहीं से मैंने प्रिपरेशन की, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और सांवर, अगर आप साथियों को कुछ बताना चाहें कि जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू था उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो। मेरा इंटरव्यू डॉक्टर राठी सर के बोर्ड में था, तो उसमें कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक पूछे गए थे। मुझे मुख्य सचेतक के बारे में पूछा गया था और C&AG जो उसके बारे में पूछा गया था, और जो 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है अपने उसके बारे में पूछा गया था। और पोस्ट ऑफिस जो मेरा जॉब का बैकग्राउंड था, पोस्ट ऑफिस में था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए कि इस जॉब का प्रोफाइल क्या है और आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। और प्रीएम्बल पूछा गया था, उससे अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीएम्बल के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार से। तो सांवर, ये तो आपने बुक्स बताई, और अब जो भी स्टूडेंट्स है, अब काफ़ी सारे स्टेट्स में, MP में, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन बुक्स के अलावा आप कुछ उन्हें जनरल सजेशंस अपनी तरफ से देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो जैसा हमें ये पता है कि MP में वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और राजस्थान में जल्दी आने वाली है, राजस्थान में स्टेट के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। तो इससे अच्छा टाइम अपने लिए प्रिपरेशन के लिए और नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने लिए मतलब जिन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, नेट चाहिए या सेट चाहिए, तो सेट अपने आने वाला है, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे तो वो प्रिपरेशन अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगी और क्वालिफाई भी हो जाएंगे। इसके बाद नेट आने वाला है और वापस, यानी इस बार तो स्टूडेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, फरवरी में नेट है, फिर मार्च में सेट है, जून में वापस नेट है। यानी अगर कोई एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो उसके पास 3 चांस है एलिजिबिलिटी गेन करने की। हाँ, तो हमें अभी फुल फोकस के साथ हमें प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। हमको सोशल मीडिया के ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो खबरें चल रही होती है प्रोटेस्ट की या
इन पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना, हमको अपना टाइम वेस्ट किए बिना, माइंड डाइवर्ट किए बिना अपनी स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी सफलता के करीब पहुंच सकें। अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अपने तीन एक प्रकार से मॉक हो जाएंगे इसमें, और हम बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन से गुजर जाएंगे, तो हो सकता है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी प्रिपरेशन करने के बाद तो होगा ही होगा, इसलिए हम प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। मतलब हमें सोशल मीडिया के जो सारे भ्रम फैलाए जाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे सेट का नोटिफिकेशन आता है, कुछ लोग अलग अलग डिमांड को लेके माहौल ख़राब करने लगे हैं, कुछ की अलग डिमांड है, कुछ की अलग डिमांड है, तो हम इन सब चीज़ों से बच के केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। हाँ, ये जो विरोध के और पॉलिटिक्स के मुद्दे, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, कि इससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, और हमको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। पेपर कब होगा, पेपर को पोस्टपोन करना है, प्रीपोन करना है, ये हम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर ये आगे नहीं खिसकता है, अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, तो नुकसान हमारा ही होगा, इसलिए टाइमली हमें स्टडी कर लेनी चाहिए, ये अपने लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सांवर, अपनी जो स्ट्रेटेजी है सभी साथियों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।